हरे कृष्णा। एनसीईआरटी के ओवर होने के बाद मन में क्वेश्चन रहता है कि सर अब क्या किया जाए, तो ऐसे में आंसर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको लास्ट 10 इयर्स में अगर आप चाहते हो 95 प्लस लाना तो करना क्या है, लास्ट 10 ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछेगा उन सब कर लो। अगर वो सब करोगे तो आपको यह आइडिया मिल जाएगा कि सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। इसीलिए हमने ज्ञानीकीडा के प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जहां पर 10 के दम में सीबीएसई 2011 से लेके सीबीएसई 2020 तक हर एक क्वेश्चन पेपर को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। और इसमें हम 2011, 12 और 13 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं सीबीएसई के क्लास 10 साइंस के 2014 के पेपर को, और यहां बहुत मजा आएगा। हर एक क्वेश्चन को डिटेल डिस्कस किया हुआ है। इसके रिगार्डिंग जो पीडीएफ है वो हमारे ज्ञानीकीडा के एप्लीकेशन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के दौरान मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो उन सभी के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन जरूर देना। और इसके साथ साथ हमने चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, जहां पर मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है, जो कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाएगी। तो आप साथ साथ पीवाईक्यू करो और चैप्टर वाइज करो, बहुत मजा आएगा। और इस तरीके से लगा देंगे इस बार सीबीएसई में आग है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो किसके ऊपर होगी, सीबीएसई 2015 करते करते 20 तक जाएंगे। अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज क्लास 10 की जर्नी के लिए ज्ञानीकीडा इज गोइंग टू वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। यस, तो स्टार्ट करते एक एक क्वेश्चंस को चुन चुन कर करेंगे। हर एक क्वेश्चन पे ग्रेट डिटेल में कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। मेन चीज है आपने सिलेक्ट कर रखा है, हमें तो प्रैक्टिस करनी है। और लाओ और लाओ और लाओ। चलिए क्या है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आप बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे जो 2011, 12 और 13 में किए, बहुत रिपीट भी हुए हैं। चलो यहाँ चलो क्या, राइट द नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला जाता है, आपका ग्रुप्स बोला जाता है। और जो आपके हॉरिजॉन्टल रोज उन्हें पीरियड्स बोला जाता है। कितने हैं, कितने चेक है, ध्यान से देखो कितने चेक है। अगर यहाँ 1 से लेके करते 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 कहां तक 18 तक जाते हैं, तो बोलो सर कितने वर्टिकल कॉलम्स है। आई थिंक ये सेम क्वेश्चन ना 2013 में भी आया था। 18 वर्टिकल कॉलम्स है और इन्हें बोलते क्या है, एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, इन्हें ग्रुप्स बोला जाता है। एंड दैट्स योर आंसर। परफेक्ट है कि सर 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिन्हें ग्रुप्स बोलते हैं। वैसे रोज नहीं पूछे, अगर पूछता तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिन्हें पीरियड्स का नाम दिया जाता है। यस यू नो, से लाउडली। यस सर, नीचे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 4 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। बहुत सिंपल है, आप मुझे बताओ ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से होता क्या है कि सर यहां पर ना आपके पास कोई पेरेंट प्लांट है, वहां से एक नया प्लांट बनता है। किसकी मदद से, क्या फ्लावर की मदद से बनता है? नहीं। अगर फ्लावर की मदद से बनता तो उसे सेक्सुअल बोलते, तो फ्लावर्स तो नहीं आएगा। क्या आएगा, स्टेम्स आता है या रूट्स हो सकता है या लीव्स हो है। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं आपका वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स है। तो आप बोलोगे सर कि मान लो कि आपका एक प्लांट है, इस प्लांट से एक नया प्लांट बन गया, किसकी मदद से, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। इसी मेथड को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। आप मुझे बताओ यहाँ पर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा या दोनों ही का? तो सर बहुत सिंपल है, यहाँ पर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है तो आपके पेरेंट से जो प्रोजेनी बनेंगे, क्या उसमें डिग्री ऑफ डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए सर बहुत ही कम होगा, मतलब। और इसी डिग्री ऑफ डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वेरिएशन का नाम दिया जाता है। तो अगर कोई पेरेंट्स में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो कि आप चाहते हो कि एज इट इज उसके प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाए, तो आप कौन से मेथड का इस्तेमाल करोगे, वेजिटेटिव कि कौन सा सेक्सुअल? आंसर होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। कौन सा इजियर होगा सर, सिंपल सी बात है, यही इजियर होगा। और कौन सा रैपिड है, यही रैपिड होगा। परफेक्ट है। और बचा लो, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहां सीड्स नहीं आते, जैसे शुगर केन हो गया, तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में क्या करे, तो उन प्लांट्स को बोला गया है भगवान ने कि जा बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन से नया प्लांट बना सकते हो। दैट्स इट। तो करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आपके सामने है, ओनली 1 पेरेंट इज रिक्वायर्ड है। अगर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है तो ऐसे सोच समझ के बोलना, क्या पॉलिनेशन की झंझट पालनी पड़ेगी? नहीं पालनी पड़ेगी। दैट्स योर आंसर, व्हिच एलिमिनेट्स द नीड फॉर स्पेशल मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड व्हाट, पॉलिनेशन। यस यू नो। बाकी जो नए हैं मुझे प्लीज पॉलिनेशन की डेफिनेशन कमेंट सेक्शन जरूर देना। सेकंड बोलो क्या है, ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इससे आपके जो पेरेंट प्लांट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या हो जाएंगे, रिजर्व हो जाएंगे, एज इट इज आ जाएंगे। तीसरा बोलो कि ऐसे प्लांट जो सीड नहीं बना सकते, उनको इस मेथड से
प्रोपोगेट किया जा सकता है। एग्जांपल में शुगर केन और पोटैटो है, और लास्ट के चीपर है, इजियर है और रैपिड मेथड ऑफ प्रोपोगेशन है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। इस आर्टिफिशियल के अंदर कौन कौन से तीन मेथड्स हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके नाम मुझे जरूर बताना। देखो है क्या, जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा ना आप कॉपी नोट डाउन करना और उन सभी के आंसर ना टाइप करके कमेंट्स देना, में बहुत मजा आएगा, बहुत खुशी होगी। अब बढ़ते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, मतलब रिफ्लेक्शन होगा corresponding to an incident ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror। मतलब आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसके फोकस की तरफ ना कोई रेज आ रही है, तो कह रहा है उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा, तो रेज जाएगी और आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस को, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस को मार्क किया जाए और आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस को। तो फिगर आपके सामने है, फिगर को ध्यान से देखो, जो बोला क्या सेट हो रहा है कैसे, देखो क्या लिख रहा, कोई रे है, देखो कहां रहा इंसिडेंट रे जो कि डायरेक्ट हुए किसकी तरफ बच्चे, प्रिंसिपल फोकस है। तो इसको ध्यान से देखो, ये जो रे है मुझे तक कहां आ रही है, ये रे आपकी आ रही है प्रिंसिपल फोकस की तरफ। से यस नो एग्जैक्टली। अब अच्छे क्या होगा, अब सर होगा कुछ इस तरीके से, मुझे पता है जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस की तरफ आती है, प्रिंसिपल फोकस से पास होती है या फिर ये नाटक कर रही है, क्या कर रही है, नाटक, एक्चुअली पास नहीं होगी लेकिन नाटक कर रही है, तो आतो फोकस की तरफ ना, तो टकराने के बाद क्या हो जाता है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके चला जाता है, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। अब ऐसे में ये रहा आपका, ये क्या है, ये रहा आपका इंसिडेंट रे, यस लाउडली, यस इंसिडेंट रे है, और नीचे वाला क्या बेटा, नीचे वाला आपका है रिफ्लेक्टेड रे है। तो मुझे बताओ बीच में क्या होना चाहिए, सर बीच में लिया किसको, ये इमेजिनरी लाइन को, जिसे क्या बोलते हैं आपका नॉर्मल है, यस क्या, ये सी से पास हो गया आपका, ये सी में जाएगा आपका, ये नॉर्मल है। अब यहाँ पर दो एंगल बनेंगे, एक बनेगा एंगल आई, एक बचेगा आपका एंगल आई जो कि आपका इंसिडेंट रे, जो कि आपका इंसिडेंट रे और किसके बीच में होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और सेकंड क्या आपका एंगल आर जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो कि आपका रिफ्लेक्टेड रे से, यस या नो, मजा आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में होता है, तो इसी को मार्क किया जाए, ये रहा इंसिडेंट है, नॉर्मल है, तो एंगल आई, और ये रहा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एंगल आर, दैट्स योर आंसर। और कुछ नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना, फिगर ड्रॉ करना है, मार्क करना है, आगे बढ़ते हैं, 2 मार्क्स जेब में। चलो क्वेश्चन 4 आपके सामने, स्टेट द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। अब बच्चे कहेंगे सर ये पार्ट तो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया, लेकिन आप क्यों पढ़ा रहे हो बच्चे लोग, यस आई एक्सेप्ट कि आपका जो फंक्शन ग्रुप है वो सीबीएसई ने बाय बाय कर दिया, लेकिन आपके जो होमोलॉजस सीरीज है ना, वहां ऐसा कंसेप्ट बहुत जरूरी है, इसलिए बार बार मैं फंक्शनल ग्रुप के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि होमोलॉजस सीरीज में कोई परेशानी ना हो। अब बच्चे होता क्या है, देखो आपके पास क्या है, आपके पास कोई बच्चे 1 सेकंड ये रहा, ठीक है, यहाँ जाओ, आपके पास कोई कार्बन की चेन है, आपके कोई कार्बन की चेन है, सपोज ये H है, ये H है और ये आपका H है, ये कौन सा है, ये है प्रोपेन, क्यों, बिकॉज 3 कार्बन है और सब कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पहले चुपचाप S था, अब हुआ क्या, कुछ बंदे आए बाहर से, कुछ आपके बदमाश आए, और बदमाश आए और क्या किया, बदमाश आके इस H को यहाँ से उठा के ले गए, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, इसे उठा के प्यार से ले गए, हंसते खेलते ले गए, कहाँ था, अपने अड्डे पर। और कौन आया, मानो सपोज आया OH, कौन आया बच्चे आपका, OH आया, अकेले नहीं आया, बदमाश लेके आए हैं, साथ में आया, देखो OH है, और इस बदमाश में जो लीडर है वो कौन है, ऑक्सीजन है, जो लीडर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, हेटेरो एटम, यस या नो, हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, हेटेरो एटम है। और एक ऐसे अकेला है कि ग्रुप में आया बेटा, एक ग्रुप में आया, लेकिन कुछ कुछ इतने होशियार होते हैं, इतने ताकतवर होते हैं कि अकेले आते हैं, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अब बच्चे ऐसे में है क्या, तो ये आते हैं और हाइड्रोजन को यहां से लेके चले जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि सर एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो कि बॉन्ड है किससे, कार्बन की चेन से, और ये कुछ ना ये आते हैं बदमाश की तरह, और कार्बन अपने, देखो कार्बन अपने 8 तो पूरे कर लेगा, कार्बन अपने ऑक्टेट को पूरा तो कर लेगा, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन ये होती है कि जब मैं आऊंगा ना तो मैं कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज आपको दे के जाऊंगा, कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज दे के जाऊंगा। तो अगर आपसे पूछे फंक्शनल ग्रुप लगने के बाद ऐसा कौन सा वो कंपोनेंट है जो कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर रहा है, तो आप आंसर क्या दोगे, यस यस यही है, फंक्शनल ग्रुप ही है, तो आप बोलोगे एंड डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसी को बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप, यस नो एग्री हो। चलो सेकंड, राइट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द एथेनॉल, ध्यान से क्या है, पकड़ लो इसे, पकड़ लो, ये आपका एथेनॉल है, एथेनॉल क्या है आपका, साफ साफ दिख गया सर, सफिक्स कौन सा है, सफिक्स है ऑल, तो पक्का कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपका, अल्कोहल, यस या नो, और ये होता क्या है, कुछ OH है, और सेम वही आपका एथेनोइक एसिड है, लिख लो यहाँ पर एथेनोइक
एसिड है और इसी का मुझे क्या है सर ओइक एसिड है, साफ साफ दिख गया ओइक एसिड है, तो किसका सफिक्स है सर, ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता क्या है, ये है सी डबल बॉन्ड है ना, सी डबल बॉन्ड ओ और OH से हम प्यार से COH भी बोलते हैं। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। और ये प्लीज नोट कर लेना कि आपके फंक्शनल ग्रुप क्या डिटरमाइन करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, बेस्ड ऑन द ग्रुप बैलेंस ऑफ एलिमेंट्स स्टेट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग गिविंग जस्टिफिकेशन, मींस आपको रीजन भी देना है, आपको रीजन भी देना है। और यहां से 3 मार्क्स के क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो चुकी है। पहला चेक पार्ट क्या आपका पहला पार्ट कह रहा है ऑक्साइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है। आप मुझे बताओ क्या इन्होंने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स तो बोल दिया, लेकिन क्या आपको दिया हुआ है कौन है, लिथियम है कि सोडियम है, पोटेशियम है, तो नहीं दिया, कुछ ही मान लो। मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि जो फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट्स है ए मान लिया, क्या मान लिया ए है, तो ए क्या आपका फर्स्ट ग्रुप का कोई सा भी एलिमेंट मान लो, कोई भी होता है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। यस या नो क्या है, तो ऐसे में आपको ऑक्साइड चाहिए ना, तो ए है और ऑक्साइड्स अगर चाहिए तो किससे दोस्ती कराओगे, ओ से। अब मुझे बताओ चार्ज क्या होता है ओ का, बिकॉज अगर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो पक्का इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 1, अगर वैलेंस 1 है तो किसी को 1 डोनेट कर देगा, तो आपका चार्ज कितना प्लस का 1, तो बोलोगे प्लस का 1 और ऑक्साइड तो माइनस का 2 ही होता है, क्या बन जाएगा आपका A2O एंड दैट्स योर आंसर A2O, परफेक्ट है। सेकंड बच्चे क्या है, हैलाइड्स होता है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर हैलाइड्स क्या होता है, तो सब सुन लो। हैलाइड जिस तरह फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, अल्कैली मेटल्स, और सेकंड के अल्कैलिन अर्थ मेटल, वैसे आपके 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, ट्रिक याद, ट्रिक फूफा कल बारात में इश्क ला रहे थे आंटी के साथ, फिर सुनना, फूफा कल बारात में इश्क ला रहे थे आंटी के साथ है, तो आपके 17 ग्रुप के एलिमेंट्स है। ट्रिक अच्छी लगी लाइक जरूर करना, मजा आएगा। चलो क्या अब अच्छा है क्या, इसमें से किसी एक को उठा लो, इसी को बोलते हैं हैलोजेंस, क्या बोलते हैं आपका हैलोजेंस है। तो जब भी मुझे हैलाइड बनाना होगा तो मैं क्या कराऊंगा, 17 ग्रुप से दोस्ती करा दूंगा। तो आपको 13th ग्रुप का क्या चाहिए, हैलाइड चाहिए। फिर सुनना 13th ग्रुप का क्या चाहिए, हैलाइड है, तो एक काम करो ना, यहाँ पर 13th ग्रुप का कोई एलिमेंट दे रखा है ना आपको 17th ग्रुप का, तो जो 13th ग्रुप है, जो आपका 13th ग्रुप है उसको मान लो क्या X, ठीक है, और आपका जो 17th ग्रुप है बेटा उसे क्या मान लो Y, कुछ ही मान सकते हो, मर्जी आपकी लिख देना, लेकिन ये Y मान लो। तो आपका पहले क्या आएगा X और ये आपका Y है। अगर 13th ग्रुप का है तो खुद सोच समझ के होता ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3 होंगे, तो 3 तो क्या 3 डोनेट करेंगे ना, तो ये प्लस का 3 और ये 17 का है तो एक्सेप्ट करते हैं, तो माइनस का 1 क्या बन जाएगा आपका सर XY3, परफेक्ट है। अब यहाँ आ जाओ, कंपाउंड्स फॉर्म व्हेन एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेकंड कंबाइन करें ग्रुप 16 से, सेम वही कहानी है। आपके पास कोई ग्रुप सेकंड का कोई एलिमेंट है तो ग्रुप सेकंड को दिखा दो किससे, आपका C से, और ग्रुप जो आपका है 16, ग्रुप 16 को दिखा दो D से है। तो अगर ग्रुप सेकंड का है तो पक्का वैलेंस 2 होंगे, और ग्रुप 16 का है तो वैलेंस कितने 6 होंगे, तो आपका C है और आपका D है। अगर ये 2 वैलेंस है डोनेट करेगा प्लस का 2, और अगर 6 वैलेंस है तो 2 एक्सेप्ट कर लेगा, माइनस का 2 कट जाएगा, क्या बनेगा CD, दैट्स योर आंसर है। और हाँ ध्यान देना, आप चाहे P लो चाहे Q लो, लेकिन ये मेंशन जरूर कर देना कि आपने क्या माना हुआ है, ताकि जो CBSE में जो चेक करेगा पेपर उसको उनको देखकर आपके चेहरे पर क्या आ जाए, उनके चेहरे पर लाली आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स है। चैप्टर 5 से पूछा गया, वेरी सिंपल, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। वैलेंसी क्या होती है, देखो जी हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसकी सबसे जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फुलफिल रहे, मतलब वो 2 चीज पूरे करता है, एक ऑक्टेट या फिर डुप्टेट। आई रिपीट, ऑक्टेट या डुप्टेट है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो ऐसे में जब बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं तो जो पावर होती है ना पार्टिसिपेट करने की, उसी को वैलेंसी बोला जाता है। और वैलेंसी कैसे डिटरमाइन की जाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। सपोज अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है, 2 है, 3 है, तो डोनेट करते हैं, तो जितने डोनेट करेंगे उसी को वैलेंसी बोलेंगे। सेम वही कहानी 5, 6, 7, 3 एक्सेप्ट करेगा 5 वाला, 6 2 करेगा, 7 वाला 1 करेगा, और इसी को वैलेंसी। तो अगर 3 करेगा तो माइनस का 3, माइनस प्लस तो सिर्फ कन्वेंशन के लिए आता है। और 4 वाला क्या है, वो शेयर करता है, जैसे कार्बन है, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 और 4 हो गया, तो ये शेयर करता है। जितने शेयर करता है, जितने डोनेट करता है, जितने एक्सेप्ट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी है। और ये रही प्यारी सी डेफिनेशन। वैलेंसी इज द, कोई सी एक लिख सकते हो, कोई सी भी एक लिख देना, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन, क्या ऑफ एन एलिमेंट किससे, विद अदर एटम्स, जब वो केमिकल कंपाउंड बनाएगा। सेकंड क्या है, अब इसको लिख दो, वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान देना, गेन एक्सेप्ट कर रहा है, लॉस कर रहा है या फिर शेयर कर रहा है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और डुप्टेट है, अच्छा डुप्टेट है, ठीक है, ये आपका डुप्टेट है। और हाँ चलो, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मैंने बोला कि यहाँ पर गेन करता है, लॉस करता है, शेयर है, तो मुझे एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट के नाम बताना, मतलब एक सब तीनों के एक, ऐसा कौन सा जो गेन करेगा, कौन सा लॉस करता है, कौन सा शेयर है, और मुझे आंसर जरूर बताना, बहुत मजा आएगा। अब सेकंड क्या एटॉमिक साइज है, तो देखो मेरे पास सपोज का ये है,
ये क्या बेटा, ये सोडियम का एटम है। सर आपको कैसे पता कि आप जादू करते हो? नहीं बेटा, मैं जादू नहीं करता। देखो क्या है, ये न्यूक्लियस है, परफेक्ट है, और यहाँ पर दो है, पहले यहाँ पर दो है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और ये बाहर क्या 1 है, मीन्स KLM है, मतलब आपका 2 8 1 है। तो ये किसका है? डैम श्योर है कि सर Z आपका सोडियम का 11 होता है, तो आपने बांट रखा है। तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस है, इसी को क्या बोला जाता है? एटॉमिक साइज। डिफाइन कैसे करोगे? द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड डैश एटॉमिक साइज। परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, हाउ डू द वैलेंसी एंड द एटॉमिक साइज वेराई करती है जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे अलोंग अ पीरियड है। तो एक काम करते हैं, डाटा लेते हैं। ये आप डाउन द ग्रुप आओगे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 2 और 1, ठीक है। सो सॉरी 3 इसका एटॉमिक नंबर है, तो मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक 2 आपका, फिर 8 1 है। सेम कहानी आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। नीचे हम नहीं करेंगे, क्यों? बिकॉज क्लास 10 के हिसाब से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं कर सकते। तो जब डाउन द ग्रुप जा रहे हो, सबके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो आपका आंसर होगा सर सबके आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसकी वैलेंसी, सबकी वैलेंसी कितनी? 1 हो जाएगी। तो क्या यहाँ से ये बोल सकते हैं कि अगर आपके सेम ग्रुप के हैं तो उन सबकी वैलेंसी सेम रहती है? तो डाउन दी, ओके ओके ओके, अच्छा मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको वैसे पूछा नहीं रहा, वैसे मैंने सही बोल रहा हूँ। क्या है, ग्रुप में तो सेम रहेगी वो, लेकिन पूछा नहीं था, वो पूछा नहीं था। क्या पूछा आपका? लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड है, तो ध्यान देना। चेक है, अलोंग अ पे डाटा लो, डाटा लो। चेक है, देखो ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन है। तो ये 2 8 1 है, ये एक डोनेट करेगा, वैलेंसी 1, इसका 2, इसकी वैलेंसी 3, इसका आपका 4 है। फिर जो फास्फोरस है, इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, 2 8 5, 5 वाला 3 एक्सेप्ट करेगा, तो 3 एक्सेप्ट तो 3, फिर इसका 2, फिर इसका 1 और 0। मतलब कि सर वैलेंसी पहले 1 से लेके 4 तक इंक्रीज होती है, फिर 4 से लेके 0 तक डिक्रीज होती है। परफेक्ट है। सेकंड क्या है, जब लेफ्ट से राइट आओगे, जब लेफ्ट से राइट आओगे तो ये क्या सेम पीरियड की बात चल रही है। सेम पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स बराबर होते हैं। अगर नंबर ऑफ शेल्स बराबर है लेकिन एक चीज डिफरेंट करे, बोलो क्या? सर जब Na से आप आर्गन की तरफ आओगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं कि सर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीज होना, वैलेंस का इंक्रीज होना, आपकी जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका भी इंक्रीज होना, न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज होना। अगर ये इंक्रीज होगा तो आपका एटॉमिक साइज क्या होता है कि सर एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज होता है। परफेक्ट है। तो वैलेंसी इंक्रीज होगी 1 से 4, देन डिक्रीज होगी, और आपका जो एटॉमिक साइज है वो लेफ्ट से राइट आने पर डिक्रीज होता है। क्यों? बिकॉज आपके वैलेंस बढ़ रहे हैं, तो उससे आपका न्यूक्लियर चार्ज ही बढ़ेगा। और इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो मैंने चैप्टर 5 जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स 2 शॉर्ट में खत्म किया हुआ है। एक में आपका मेंडलीव तक किया हुआ है, सेकंड मॉडर्न है, तो देखना बहुत मजा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, ड्रॉ डायग्राम्स टू एक्सप्लेन द रीजनरेशन दैट टेक्स प्लेस इन ईच ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लेनेरिया व्हेन इट्स बॉडी इज कट इनटू 3 पीसेस। आपके साथ फिगर है, एनसीईआरटी का फिगर है। ये कौन है? ये जो चुचुंदरी सगल है इसकी प्लेनेरिया है, और मान लो समहाउ कट हो गया कितने पीस में? 3, 1 2 3, कुछ देख रहे हो तो बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ और एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। ऐसा क्यों? और यहाँ पर होता क्या है कि इनके बॉडी के पास कौन से सेल्स होते हैं? इनके बॉडी के पास रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, और इसी रीजनरेटिव सेल से वो क्या बन जाता है? एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रीजनरेशन। आप मुझे बताओ यहाँ पर कितने पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है? सर साफ साफ दिख रहा है सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो सेक्सुअल क्या सेक्सुअल? सर असेक्सुअल है। आगे नेम एनी अदर, क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऐसा जादू करता है? तो यस, आपके मुंह से क्या निकलेगा? सर हाइड्रा। परफेक्ट है, हाइड्रा है। तो आपसे मेरा क्वेश्चन चला एक और कि हाइड्रा जो है रीजनरेशन तो करता है, इसके अलावा कौन से मेथड से वो और प्रोडक्शन करता है? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन देना। बहुत सारे क्वेश्चन पूछता रहूंगा और आंसर देने हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, लिस्ट एनी 4 मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। ये क्या होता है कि सर ये कंट्रासेप्शन एक ऐसा मेथड है, इट इज द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी मतलब आप चाहते हो कि अगर मेल और फीमेल सेक्सुअल कांटेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन क्या नहीं हो रहा? फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो एक तरह से एक्ट है जिससे आप फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हो, और इसी को बोलते हैं क्या? कंट्रासेप्शन। बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। एक होता है एबॉर्शन। एबॉर्शन ना बच्चा लोग वैसे बैन है। एबॉर्शन जो है फर्टिलाइजेशन के बाद का स्टेप है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया तो बाद का है। तो एबॉर्शन कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ टाइप ऑफ कंट्रासेप्शन। ध्यान देना, ठीक है। तो कौन कौन से आपको याद होना चाहिए? कौन कौन से याद आ गया ना? हाँ बोलो क्या? सबसे पहला क्या है? तो सबसे पहला है फिजिकल मेथड्स है। बोलो क्या? आपका फिजिकल मेथड्स है। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ मेथड्स के नाम लिखने और उसके अंदर एग्जांपल है। फिजिकल मेथड्स है जिसको हम बैरियर मेथड्स भी बोलते हैं, इसको बैरियर मेथड्स भी बोलते हैं। सेकंड क्या होगा? सर सेकंड आपका होगा बी। बोलो कि आपका केमिकल मेथड्स है ना? बी आपका होगा केमिकल मेथड्स है। सी क्या होगा? सी क्या होगा जनता?
सर सी आपका होगा, बोलो IUCDS है, और डी क्या होगा आपका, सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड्स है। अब इन्हीं के एक एग्जांपल लिख दें, यस लिख देते हैं। फिजिकल के अंदर चाहिए आपका सर्वाइकल कैप्स हो गया है ना, सर्वाइकल कैप्स हो गया या डायफ्रागम हो गया, कोई भी है तो आपका एक लिख दिया मैंने। केमिकल के अंदर ओरल पिल्स आ गया, ओरल पिल्स आ गया। IUCDS के अंदर क्या आ गया आपका, ये आ गया सर कॉपर टी है। और सर्जिकल के अंदर आपका मेल में होगा तो इसे बोलेंगे वैस्कोटॉमी, वैसिकोटॉमी, और अगर यही आपका फीमेल में हो तो क्या बोलेंगे इसको, ट्यूबिकोटॉमी। परफेक्ट है, कितना अच्छा है ना। आगे क्या कह रहा है आपसे, हाउ डज देयर यूज हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ फैमिली है। तो आप बोल सकते हो कि सर कि जब फीमेल इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे ओरल पिल्स हो गया या फिर आपका ये हो गया, तो यहाँ इसके साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसके साइड इफेक्ट है, आप इसके अपने इसको अपने आप से एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि साइड इफेक्ट कैसे जो है ह्यूमन के फीमेल की जो बॉडी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सब मेथड्स यहाँ पर हैं। परफेक्ट, बिकॉज कुछ नॉर्मल सी बात है, अगर आप नेचर से खिलवाड़ करोगे तो नेचर तो पनिश करता ही है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। A cross was made between pure breeding pea plant, one with round and green seeds है। ध्यान दो, राउंड और साथ में ग्रीन है। राउंड क्या होता है सर, तो शेप के अंदर आता है, ये शेप ऑफ क्या, सीड है। और ग्रीन क्या है आपका, तो कलर है। दो बात इकट्ठे ना, जब भी दो कैरेक्टर्स इकट्ठे होगा और साथ में क्या, एक हाथ में ये है और दूसरे हाथ में रिंकल्ड और येलो। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले कि चैप्टर 9 में दो क्रॉस पढ़े होंगे, एक होता है मोनो हिब्रिड क्रॉस और एक होता है डाई हिब्रिड क्रॉस। कैसे पहचानते हैं से, अगर एक टाइम पे एक कैरेक्टर लोगे तो क्या होगा, मोनो। अगर एक टाइम पे दो कैरेक्टर्स होंगे, दिख रहा है आपको, एक शेप ऑफ शीड एक कलर है, तो ऐसे में क्या होता है, इसे बोलेंगे डाई हिब्रिड क्रॉस है। अब मुझे बताओ कि जब हमने क्रॉस करवाएंगे तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 जनरेशन में अपने आप को कौन एक्सप्रेस कर पाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट वाला ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, ऐसा नहीं है। देखो रिसेसिव भी जाता है, डोमिनेंट भी जाता है, लेकिन एक्सप्रेस वही कर पाता है जो कैसा हो, डोमिनेंट हो। तो मुझे बताओ, एक है देखो राउंड और येलो, राउंड और रिंकल, कौन सा डोमिनेंट है, यस परफेक्ट, कौन सा, राउंड है। और साथ में आपका ग्रीन और येलो, कौन सा डोमिनेंट है, तो आंसर होना चाहिए येलो। मतलब आपका जो शेप है उसमें राउंड डोमिनेंट है और आपके जो कलर है उसमें येलो है। तो जब F1 जनरेशन जो आएगा उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग हमने करके भी देखा था, तो सारे सीड्स कैसे होंगे सर, सारे सीड्स होंगे राउंड येलो। फिर से बोलो, राउंड येलो। परफेक्ट है, राउंड येलो। क्यों, बिकॉज सर राउंड येलो डोमिनेंट है। तो लिखना कि राइट द फिनोटाइप ऑफ F1, तो ऑल F1 प्रोजेनी विल बी व्हाट, राउंड येलो। यस नो क्या है, और रीजन क्या है, बिकॉज आपके राउंड येलो आर द डोमिनेंट कैरेक्टर्स। परफेक्ट है, चलो नीचे आते हैं। बी क्या है, आप देखो ये देखो क्रॉस आपके सामने, ये रहा आपके सामने क्रॉस है। अब आपके मन में आएगा सर देखो आपने तो क्वेश्चन में बोला हुआ है क्या, राउंड और ग्रीन है, आपने यहाँ राउंड येलो लिया हुआ है, और सेम अच्छे यहाँ बोलो क्या है, रिंकल्ड येलो है। ओके, क्या आपका ये, क्या आपका ये है रिंकल्ड ग्रीन है। चलो क्या, तो आपके मन में सर आपने देखो यहाँ राउंड और ग्रीन लिया हुआ है, राउंड और ग्रीन, और यहाँ पर क्या है रिंकल और येलो, और आपने यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर सर राउंड येलो और राउंड ग्रीन, रिंकल ग्रीन है। तो ऐसा क्यों, बस चलो ध्यान देना, आप चाहे ऐसे क्रॉस कराओ चाहे ऐसे, F1 जनरेशन में अपने आप को सिर्फ डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस कर पाता है। तो यहाँ पे देखो जो F1 बना, जो F1 बनेगा उसमें क्या बनेगा, सारे के सारे राउंड येलो ही होंगे। और जब मैं इसी राउंड येलो को क्या बनाएंगे, इसी का हम सेल्फिंग कराएंगे, मतलब एक यहां ले लिया पेरेंट और एक यहां ले लिया। अब क्रॉस कराओगे तो वही पूछा हुआ, राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ F2 प्रोजेनी ऑब्टेन अलोंग विद देयर रेशियो व्हेन F1 को सेल्फ किया जाएगा। तो वेरी सिंपल है, देखो कुछ क्या बनेंगे, कुछ बनेंगे देखो क्या, राउंड येलो, एक राउंड येलो, कुछ कैसे बनेंगे अच्छा आपका रिंकल्ड येलो, कुछ कैसे बनेंगे राउंड ग्रीन, और लास्ट में क्या है रिंकल्ड ग्रीन है। और रेशियो कितना आता है सबको याद है, 9:3:3:1, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। और इस क्वेश्चन में आपको क्रॉस नहीं करवाना था, वैसे क्रॉस से इसलिए लाया गया ताकि आपको समय आसानी हो, लेकिन इस क्वेश्चन में क्रॉस नहीं कराना था। आपको बस हल्का सा याद होना चाहिए कि देखो F1 जब होता है वहां पर अपने आप को कौन एक्सप्रेस कर पाता है, डोमिनेंट वाला, और जब रिसेसिव, जब आपका सेकंड केस आएगा वहां पर अपने आप को रिसेसिव वाला भी एक्सप्रेस कर पाता है, बनवा यस नो क्या है। तो यहां से ही सीख सकते हैं कि आपके मैटरनल और पैटर्नल दोनों ही डीएनए कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस कौन कर पाता है, यस एग्जैक्टली बच्चे, कौन सा, जो कि डोमिनेंट। आगे बढ़ा जाए, चलो आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ है। एक स्फेरिकल मिरर है आपके पास, क्या है आपके पास है एक स्फेरिकल मिरर, प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन अ स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। बहुत सिंपल है, सोच के बोलो, प्लेन की बात नहीं चल रही है, ऐसा स्फेरिकल मिरर जो कि मैग्निफिकेशन -1 लेके आ रहा है।
देखो दो तरीके से इस क्वेश्चन किया जाता है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, पक्का नेचर कैसा होगा, रियल होगा। यस रियल एंड आपका इन्वर्टेड, यस ये नो जनता। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपको कैसा आपका नेगेटिव है तो नेचर रियल इन्वर्टेड है। साथ में आप देख सकते हो रियल इन्वर्टेड है। तो मुझे बताओ दो मिरर होते हैं, एक कॉनकेव होता है और एक आपका कॉन्वेक्स है। कॉनकेव है ना, कॉनकेव, तो कॉनकेव वाला जो है सेम साइज का इमेज बना सकता है कब, जब आपका ऑब्जेक्ट एट सी रखा हो, उस केस में इमेज भी एट सी बनता है और हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल होता है हाइट ऑफ एन इमेज है, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आती है मैग्नीट्यूड में, और माइनस क्यों, बिकॉज नीचे बनता है इसीलिए। परफेक्ट है। तो यहां से क्या देखा कि सर राइट द टाइप ऑफ मिरर, तो आंसर क्या बोलोगे, सर डैम श्योर है कॉनकेव मिरर ही है। कौन सा आपका, कॉनकेव मिरर ही है। परफेक्ट है कि नहीं है। तो आप मुझे बताओ इस केस में जब मैग्निफिकेशन -1 आ रहा है, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा सर। तो कह रहा है कि ऑन अ स्क्रीन प्लेस एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब स्क्रीन पे इमेज बन रही है, कितनी दूर है स्क्रीन से आपका, 50 सेंटीमीटर। तो सोच समझ के मुझे आंसर देना। अगर ये जो स्क्रीन रखा है आपका मिरर से, तो ये है क्या, इमेज डिस्टेंस। अगर इमेज डिस्टेंस 50 है तो पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट है, दैट्स आंसर 50 सेंटीमीटर है। माइनस लोगे, ले सकते हो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, बिकॉज क्यों, आपका लेफ्ट में ही बनेगा, आपका इमेज लेफ्ट में ही बनेगा। सेकंड क्या, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। देखो ये तो ठीक है, ये तो आई थिंक ये केस, सो सॉरी ये फिगर नहीं, आप यहाँ जाओ, सर्च यहाँ पर आ जाओ, बिकॉज मैं गलती से फिगर दूसरा ले लिया। यहाँ आ जाओ, कॉनकेव ना, कॉनकेव ठीक है, कॉनकेव आपके पास देखो आप बनाते रे डायग्राम है। चलो 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 क्या है, आप मुझे बताओ इस केस में देखो ऐसा होगा ना, ये आपका क्या है, ये आपका है बोलो एफ, और ये क्या आपके पास सी है। ऑब्जेक्ट ये रहा, यहाँ पर गया, कहां से पास होगा बेटा, ये आपका फोकस से पास होगा, और एक यहाँ से जाएगा, और कहां से जाएगा, आपका ये ऐसे टकरा के ऐसे। परफेक्ट है। तो इस केस में आपका एड सी है, ऑब्जेक्ट आपका एड सी है, और आपकी इमेज भी कहां बनेगी, आपकी एड सी है। अब मुझे बताओ यहां से लेके जो है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी है आपकी, 50 है। तो आधा कितना होगा, आधा, इसका आधा क्या होगा, फोकल लेंथ ही तो होगा। तो 50 का आधा कितना होता है आपका, 25 ना, दैट्स योर आंसर। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो एफ आपका होगा बोलो क्या है, 25 सेंटीमीटर। और अगर आप साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करोगे तो माइनस में ही आएगा। परफेक्ट है। और ड्रॉ द रे डायग्राम, आपके सामने रे डायग्राम ये रहा कि जब ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए, ये वही वाला केस है, ऑब्जेक्ट आपका एट सी होगा, तो आपका इमेज भी कहां बनेगा, सर हमारा इमेज भी आपका एट सी ही बनेगा, दैट्स योर आंसर। आगे बढ़ा जाए, पढ़ते हैं, चलो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, वो देखो फिगर का, ठीक है। स्टेट द लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, जिस तरह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वैसी बच्चे कि आपकी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, वही आपसे पूछा गया। तो ये एक काम करते हैं, फिगर बनाते हैं। क्या फिगर आपके सामने है, मान लो कि हल्का सा ऐसे है, ये मान लो सब बाहर कौन सा मीडियम है, बाहर मान लो एयर है, और नीचे कौन सा ग्लास है। अब खुद दिमाग लगाओ, अगर एयर से ग्लास जा रहा है, अगर आपका एयर से ग्लास जा रहा है तो रेयर से डेंसर है, तो क्या होगा सर, ये हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल है। और यहाँ पर कितने एंगल बनते हैं, दो ना, कौन कौन से बच्चे, ये बनेगा एंगल आई जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, और ये क्या आपका एंगल आर है, ठीक है। अब होता क्या है, तो यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये वाला जो है इसे, ये वाला जो इसे क्या बोले, नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तीनों के तीनों सेम प्लेन पे होते हैं। ये फर्स्ट लॉ कहता है, देखो द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसफर मीडिया, इसकी बात चल रही है, इसकी बात चल रही है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड क्या बोलता है, द रेशियो, अब सेकंड से क्या देखो क्या है, ये जो एंगल बना है इसका साइन साइन रेशियो लोगे तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा साइन आई, और नीचे बच्चे बोल के आपका इसका भी साइन ले लो, तो साइन आर। जब साइन आई बाय साइन आर निकालोगे तो ये क्या आएगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा। और इसी कांस्टेंट को क्या नाम दिया जाता है, बोलो बोलो बोलो, यस सर, इसे बोला जाता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या फिर प्यार से क्या बोलते हैं सर, प्यार से सिर्फ इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है। परफेक्ट है, ठीक है। और ये कब है, क्या सारे केस में नहीं चाहिए, इसके लिए कुछ कंडीशंस है कि फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर, मतलब आप लाइट को चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आपने एयर और ग्लास ये मीडियम फिक्स कर रखे तो इसको आपको चेंज नहीं करना। और इसी सेकंड लॉ को स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। परफेक्ट है। अब अच्छे क्या है, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जहां पर यूज होगा n इक्वल टू सी बाई बी। एन इक्वल टू बोलो क्या है, सी बाई बी है। सी क्या होता है, सी आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि फिक्स होता है कितना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। और v क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, और यहाँ मीडियम कौन सा, ग्लास है। तो पीछे को सॉल्व करें, बताओ आपको v निकालना, अरेंज करो, v क्या बन जाएगा, c बाई n है। क्या c पता है, यस पता है
सा सी कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8 है और n कितना बचे, n कितना है, n है 1.5 है। जब पुट करोगे तो इसको यहाँ आएगा 15 1 जा 15, 15 2 जा, आंसर 2 इंटू पे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन व्हाट बचे, इन आपका ग्लास। यस या नो, क्या ग्लास में से नहीं दिया है, ठीक है, या कोई सा मीडियम हो सकता है। आगे बढ़ा जाए, चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या पूछा हुआ है, देखो ये देखो, हम सबको पता है कि स्काई आपके ब्लू होते हैं, आपके स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर है, ऐसा क्यों? तो ये कंसेप्ट है एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग का, कि एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। आपके सामने कुछ फिगर ऐसा है, ठीक है, ये सन ओके, देखो ये सन है। अब होता क्या, सन से जो लाइट आ रही है किस रंग की होती है, वो आपकी होती है व्हाइट लाइट। सन की लाइट कैसी है, व्हाइट लाइट हो रहा है। तो इस व्हाइट लाइट के अंदर मेजर कितने कलर्स होते हैं, मेजर 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन सा आपका, VIBGYOR, यस या नो क्या है? अब होता क्या बच्चे, जैसी आपके देखो बाहर था ना कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे इसने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया तो अर्थ में के एटमॉस्फेयर में जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके ज्यादातर क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ जो ब्लू कंपोनेंट है, ये जो ब्लू कंपोनेंट है इसको ज्यादा क्या करेंगे, इसके अपनी तरफ स्कैटर करेंगे और अर्थ की सरफेस तक पहुंचाते हैं। अगर सोच के बोलना, अब हुआ क्या, सबसे ज्यादा आपने किसको किया सर, ब्लू कलर को किया। तो जब आपके ऑब्जर्वर जो अर्थ के ऊपर होगा उसके पास पहुंचने वाली लाइट कैसी होगी, ब्लू। इसीलिए आपका जो स्काई कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का, और इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेयर स्कैटरिंग है। तो आंसर लिखना कैसे, देखो व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर द फाइन पार्टिकल्स जो कि एयर के मॉलिक्यूल्स हैं इन एयर स्कैटर द, ध्यान देना, स्कैटर द ब्लू कलर जो कि शॉर्ट वेवलेंथ है मोर स्ट्रांगली देन रेड। यस नो क्या है, देखो जो ये ना, देखो रेड यहां से यहां जाने पर आपका वेवलेंथ क्या हो रहा है, यहां से यहां जाने पर आपका वेवलेंथ होता है इंक्रीजेस, वेवलेंथ आपका इंक्रीजेस। यस नो, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होता है। तो और एक और चीज है, अगर वेवलेंथ बढ़ता है, अगर आपका वेवलेंथ बढ़ता है तो आपकी स्कैटरिंग क्या होती है, आपकी स्कैटरिंग आपकी कम होती है। परफेक्ट है ना, ठीक है, यस या नो क्या है, ये की पॉइंट है, ध्यान रखना। तो हमने क्या बोला कि जब लाइट एंटर करता है तो रेड आपका ज्यादा स्कैटर नहीं होता है, द स्कैटर्ड ब्लू लाइट कहां पहुंचेगा, आंखों में पहुंचेगा, और दिस इज द रीजन व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर है। तो ये वो चीज जो सीबीएसई, ये वो है जो कि सीबीएसई में चाहिए। और एक्सपेरिमेंट में क्या है, सिंपल सी बात है कि सर जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो ब्लू को ज्यादा स्कैटर करते हैं। आगे व्हाट विल द कलर ऑफ स्काई बी फार ऑफ एन एस्ट्रोनॉट, हाँ ओके ओके ओके, ठीक है। अब खुद सोचो, अगर मान लो यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता, आप क्या कर रहे हो, यहां से एटमॉस्फेयर को छीन रहे हो, आपने एटमॉस्फेयर को छीन लिया तो क्या स्कैटरिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। स्कैटरिंग ही नहीं हो पाएगी तो कैसा होगा, डार्क कलर। तो आप क्या आंसर दोगे कि सर डार्क इन कलर। परफेक्ट है, डार्क इन कलर है। और रीजन क्या होगा आपके हिसाब से कि सर देयर विल बी नो स्कैटरिंग बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्या कह रहा है आपसे, देखो आवर फूड ग्रेन्स सच एज wheat and rice, the vegetables and fruits and even meat are found to contain varying amount of pesticides है। रीजन दो और ऐसा क्यों होता है, बी पास करते करते। देखो दो बातें हैं कि पेस्टिसाइड होता क्यों है, और दूसरी बात कि सर मीट में हो गया, मीट में ज्यादा पेस्टिसाइड्स होता है, ऐसा क्यों। तो पहली बात तो ये पेस्टिसाइड ढाले क्यों जाते हैं। आई रिपीट, इस क्वेश्चन दो कंपोनेंट्स हैं कि पेस्टिसाइड आया कहां से, दूसरी बात है कि भैया मीट में ज्यादा पेस्टिसाइड पाए जा रहे हैं, ऐसा क्यों, समझते हैं। देखो है क्या, देखो पेस्टिसाइड्स आपके पॉइजनस केमिकल सब्सटेंस है और इसको फील्ड में स्प्रे किया जाता है ताकि जो पेस्ट है उनको किल किया जाए। तो अब देखो क्या आपकी प्रिवेंट करता है क्रॉप्स को। अब जैसे आप ढालोगे तो आपके जो पेस्टिसाइड्स है वो सॉइल में जाएंगे, गेट्स मिक्स अप विद द सॉइल एंड वाटर, उसके जो प्लांट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो इस तरीके से आपके प्लांट्स में आ जाते हैं। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने यहाँ से ये सीखा कि वे जाते कैसे हैं। अब बच्चे कुछ ऐसा देखो, अब यहाँ पर एक प्रोसेस होता है कि मान लो सपोज कि ये कोई आपका फूड चेन है, कोई फूड चेन है और ये जो है यहाँ पर क्या एंटर कर गया, यहाँ पर जो है पेस्टिसाइड्स एंटर कर गया, यहाँ पर पेस्टिसाइड्स एंटर कर गया। अब मुझे बताओ पेस्टिसाइड कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आपका आंसर क्या होगा सर, पेस्टिसाइड्स आपके होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब कि सर ये जो है ना, ये जो ट्रॉपिक लेवल है, क्या इसको डिकम्पोज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर डिकम्पोज नहीं कर पाएगा तो वो एज इट इज यहां चला जाएगा, फिर सेम वही कहानी है, नहीं कर पाएगा एज इट इज यहां चले जाएगा, फिर एज इट इज यहां चले जाएगा। मतलब हर एक फूड स्टेप में, हर एक स्टेप में क्या हो रहा है, जो कंसंट्रेशन है हार्मफुल केमिकल्स जिसे पेस्टिसाइड्स बोल रहे हो आप, वो क्या होगा, इंक्रीज के डिक्रीज, सर इंक्रीज होगा। और इसी को क्या बोला जाता है सर, इसी को बोला जाता है बायोलॉजिकल एंड प्लस में, बायोलॉजिकल प्लस में मैग्निफिकेशन बढ़ रहा है, मैग्निफिकेशन है। तो जो कहते हैं ना कि देखो अब मीट है, चेक है, सपोज आपको देखो ये प्लांट्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं, तो इसमें कम होगा, फिर आगे जाओगे तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का जो आपसे एंड वाला होगा उसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन पाई जाएगी। ये आपका रीजन है, दैट्स योर
आंसर। आगे बढ़ा जाए, ये चैप्टर 15 से पूछा गया और क्वेश्चन 14 आपके सामने है। स्टेट द रीजन व्हाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4+ कैटायन और C4- एनायन है, लेकिन एक कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। और दूसरी बात है, बताओ कोवेलेंट कंपाउंड्स का क्यों बैड कंडक्टर्स हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होता है। वेरी सिंपल। बच्चे के बच्चे 1 सेकंड, हाँ बच्चे 1 सेकंड, ओके ओके ओके, सब बच्चे यहाँ पर आ जाओ। तो आपके पास है क्या, देखो ये आपका एक्सप्लेनेशन है, यहाँ जाओ। देखो बच्चे यहाँ जो कार्बन का और तो ये क्या परफेक्ट, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, परफेक्ट है। तो इसे बांटो K और L, तो बोलोगे 2 और 4 है, मतलब इसके पास क्या है, अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आपके 6 हैं और प्रोटॉन्स भी कितने आपके 6 हैं, मतलब न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन्स हैं और बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स वो भी 6 हैं, तो बैलेंस है। अब हुआ क्या, मान लो ये कह रहे हैं कि बताओ C4- क्यों नहीं बन जाता। अगर C4- अगर आपको C4- बनाना है तो ऐसे में क्या करना है, ये पक्का किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा। देखो अगर 4 एक्सेप्ट नहीं करेगा तो C4- बनेगा नहीं बनेगा, तो पक्का एक्सेप्ट करेगा। और जब 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब 4 करने के बाद कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, वो तो सिर्फ 6 रहेंगे, प्रोटॉन्स तो आपके 6 ही रहेंगे। तो आप बताओ न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन्स हैं और ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या बैलेंस है, नहीं ना। तो इस वजह से आपका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए कार्बन किसी से 4 एक्सेप्ट करके C4- नहीं बनता। दूसरी कहानी क्या है कि सर कार्बन C4+ क्यों नहीं बन रहा, वो 4 किसी को दे भी तो सकता है। तो कार्बन तो अच्छे जो सपोज न्यूक्लियस है और बाहर जो आपके चाहिए, बाहर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 है, ये माइनस है और ये आपका प्लस है, तो इसके बीच में कौन सा फोर्स है, इनके बीच में आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके तहत न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि इस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करवाना, तो पक्का से बाहर निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है। और 4 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज 4 है ना, और 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो सफिशिएंट नहीं हो पाती, इसीलिए कार्बन आपका C4+ भी नहीं बनता। ना ये बन रहा है ना ये बन रहा है। इसका मतलब क्या है, आपके ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं हो रहा, मतलब आपका आयोनिक बॉन्ड तो नहीं बनेगा। अगर आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, कार्बन को अपने 8 तो पूरे करने, तो कैसे करेगा सर, वो करेगा, बोलो क्या, वो करेगा ये शेयरिंग करेगा। और इसी शेयरिंग को क्या बोला जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है, आपको कोवेलेंट कंपाउंड है। मेरे ख्याल से कहानी आ गई है, देखो ये वही कहानी। देखो अगर C4- बनेगा तो उसके पास क्या होंगे, 6 प्रोटॉन्स और साथ में 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या है, C4+ बनने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। यस नो क्या है, चलो क्या है, और क्या कह रहा है कि बताओ बैड कंडक्टर क्यों होते हैं। देखो ऐसे NaCl NaCl बनता किससे, आयोनिक से, तो यहाँ पर Na+ भी है, Cl- भी है, लेकिन जब आपके जैसे CH4 ले लो, CH4, तो CH4 में C आपके शेयरिंग करेगा H H H H, तो कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाला कोवेलेंट कंपाउंड में क्या कोई चार्ज पार्टिकल्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा। यहाँ पर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ, बोलो क्या, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्या, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। और अगर चार्ज पार्टिकल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो क्या गुड कंडक्टर्स होंगे कि बैड है, दैट्स योर आंसर, बैड। तो आप बोलोगे सर कोवेलेंट कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्ड डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, दिस इज द रीजन व्हाई दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से हेल्ड होते हैं, आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से हेल्ड होते हैं, जो कि बहुत वीक होता है, जो कि आपका बहुत ही वीक है। और अगर वीक है तो मुझे बताओ इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा कि कम, सर कम होगा। अगर यही आयोनिक बॉन्ड होता तो यहाँ पर ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग बहुत ही ज्यादा हो जाता है, हर चीज कनेक्टेड। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल है। जो बच्चे बहुत पहले जुड़े हुए हैं उनको ट्रिक आती होगी। याद है, अंकल पापा वाटर लेने गए हैं, तो अंकल से क्या है, तो यूनिसेक्सुअल का एग्जाम, पापा से क्या है, पापा से अंकल, पापा से है पपाया। और बाइसेक्सुअल से क्या याद है, उसका हाय बाय मस्त था। तो बाइसेक्सुअल क्या है आपका, बाइसेक्सुअल आपका होगा, बोलो क्या आपका, मस्टर्ड। कोई सा ले लो, कोई सा भी एक ले लो, पी लिस्ट बी प्लांट, ठीक है, परफेक्ट है। सेकंड क्या कह रहा है, मेंशन द चेंजेस अ फ्लावर अंडरगोज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमेट कंबाइन हो गए, फ्यूजन हो गया, उसके बाद जाइगोट बन जाता है। उसके बाद कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, तो ये रही कहानी। अच्छा देखो क्या फिगर, देखो क्या फिगर कैसे दिख रहा है, क्या है, तो आपका जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट डिवाइड होता है, ये जो जाइगोट है वो डिवाइड होगा और क्या बन जाएगा, आपका एम्ब्रियो बन
बन जाता है, परफेक्ट है। उसके बाद जो ओव्यूल था, जो आपका ओव्यूल देखो रहा, द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। वो जो ओव्यूल था वो क्या बन जाता है आपका, उसके बाहर एक कोट आ जाती है और वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो ओवरी था, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्या कार्पल के जो नीचे वाला पार्ट था ना ओवरी, वो आपके फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी सारे पार्ट जो सेपल्स से पेटल्स से सारे झड़ जाते हैं और इस तरीके से आपका फ्रूट बन जाता है, ठीक है। तो ये मेन रीजन आपका एनसीईआरटी का, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, और इस ओव्यूल के बाहर क्या आ जाएगा बेटा, एक सीड कोट, और यहां से वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और ओवरी फ्रूट बन जाएगा। सी क्या बोला हुआ है, हाउ डज द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन कांस्टेंट थ्रू ईच न्यू जनरेशन इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज, और ठीक है। कुछ ऐसा क्या होता है कि जो डीएनए का अमाउंट वो हर जगह कांस्टेंट रहता है, तो जो होता क्या है, सबसे मेन क्या डीएनए कॉपिंग है। सपोज ये ओरिजिनल है, अब ये डीएनए कॉपिंग बनाते हैं, सपोज इसके जो देखो कितने स्ट्रैंड है, इसके एक और ये है, तो ये डबल स्ट्रैंड होते हैं, डबल स्ट्रैंड है। जब डीएनए कॉपी टेक प्लेस करता है, डीएनए कॉपिंग टेक प्लेस करेगा तो इसके स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं और हर एक स्ट्रैंड एक नया कॉपी बनाता है, और इस तरीके से सोच के बोलना। यहाँ मान लो क्या, सपोज कुछ कंटेंट था, आपको ऐसा लग रहा है कि देखो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों के दोनों सेम कंटेंट ही गया, इसी वजह से क्या है, तो डीएनए कॉपिंग में जो आपका एक ओरिजिनल था वो अपनी कॉपी बनाएगा और यहाँ पर एक ओरिजिनल अपनी कॉपी बनाएगा, और इस तरीके से डीएनए का अमाउंट मेंटेन होगा। और ये क्वेश्चन सीबीएसई ने कितने मार्क्स से पूछा था, 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स में एक खास बात ये लगती है कि ये पार्ट्स में होता है, मजा आता है। अगर मान सपोज कि 2 भी आते हैं काम चल जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 16 आपके सामने है, नेम द रिस्पेक्टिव पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि एग बनाएगा। तो एक काम करते हैं, डायग्राम लेके आते हैं, वेरी सिंपल आपके सामने। चलो अब कुछ सोचो, कुछ सोचो, कुछ सोचो। यहाँ पर कौन बनाएगा, एक्स, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, हमला कहाँ करोगे, दैट्स योर आंसर। बोलो कि आपका ओवरी, परफेक्ट है, उसका आंसर क्या होगा, ओवरी है। सेकंड क्या बोला गया, ये आपके पेयर्स में होते हैं, ठीक है, पेयर में होते हैं। सेकंड, जहां पर एग और स्पर्म का फ्यूजन टेक्स प्लेस करेगा, मतलब किसकी बात चल रही है, फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, वो इस देखो यहाँ पर या फिर यहाँ पर है, और इसी को क्या बोलते हैं, ओविडक्ट्स और फैलोपियन, अच्छा सॉरी, ओविडक्ट्स और ओविडक्ट्स, या फिर इसी को आप फैलोपियन ट्यूब बोल सकते हो। यस या नो क्या है। अब आते हैं थर्ड में, थर्ड बच्चे क्या है, जहां जाइगोट इम्प्लांट होता है, तो आपका जब स्पर्म और ओवा कंबाइन करते हैं जाइगोट बनता है। अब जाइगोट करते 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 ना, देखो ये जल्दी से दिख रहा क्या है, इसी को बोलते हैं यूटेरस की बॉल है, यहीं पर आके अटैच हो जाता है, जिस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर है यूटेरस है। आप क्या कह रहे हैं कि मान लो जो जाइगोट आपका इम्प्लांट हो गया, उसके बाद कौन कौन से जो है इवेंट्स होंगे, तो सर आपका इम्प्लांट हो गया, अब यहाँ पर जो है इसका डेवलपमेंट टेक प्लेस करेगा, वो क्या बनेगा, वो आपका डिवाइड होते जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, बहुत सारे मास ऑफ सेल बनते जाएंगे, और करते 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 बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी दौरान किसका रोल प्ले करेंगे, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है, सब प्लेसेंटा आपका ये एक ऐसा टेम्पररी ऑर्गन है जो कि एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स करेगा, किसके बीच में, फीटस और मदर के बीच में, या फिर आपके जो वेस्ट है फीटस से बाहर निकालेगा, और ये एक्सचेंज ऑफ गैस वो प्लेसेंटा ही करता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जाइगोट डिवाइड होकर करते करते क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका एक एम्ब्रियो, देन करते करते ब्लास्टोसिस्ट है, उसके अटैच हो जाता है, फिर वहां पर डेवलपमेंट टेक प्लेस करेगा, इसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। 5 मार्क्स का कितना सिंपल है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ है, और क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ चुका है, जो कि न्यूमेरिकल्स है। यहाँ जाओ, आराम से करते हैं, आराम से सोच समझ के करेंगे। तो है क्या, अ स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन द वॉल्स ऑफ स्कूल लैबोरेटरी। किसी की इमेज ऑब्टेन कर रहे हैं वॉल में, तो वॉल स्क्रीन की तरह है, तो अगर कोई इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है तो सोच के बोलना क्या लिखा, कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है। 2 तरह के लेंस होते हैं, एक कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स है। कॉनकेव लेंस तो हमेशा कैसी इमेज बनाता है सर, वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल इमेज आपके स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती। तो बच्चा कौन सा, रियल ना, पक्का रियल है, तो रियल इमेज कौन सा लेंस बना सकता है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है। और रीजन क्या बोलोगे, बिकॉज इमेज कैसा, इमेज आपका, बिकॉज इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, परफेक्ट है, ऑन दी स्क्रीन। तो आपका रीजन है, इसीलिए आपका रियल था, तो वहां से मैं आइडिया लिया। अब यहां पर आ जाओ, आप मुझे बताओ कॉन्वेक्स लेंस के कितने केस होते हैं, 6 केस होते हैं। 6 केस में से कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एफ है, फिगर है क्या यहाँ पर, चलो क्या, यहाँ जाओ, आपके पास क्या है, आपके पास है कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जहां पर इसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या आपका f1, ये क्या आपका 2f1 है, और ये क्या आपका f2, और ये क्या आपका 2f2। मुझे आप बताओ कॉन्वेक्स लेंस कौन सा केस है जहां पर, और यहां से दे रखा आपका f, देखो दे रखा f है, ये भी f है, और ये क्या होगा आपका 2f है, ठीक है। अब मुझे बताओ, और ये क्या होगा सर, ये 2f है ना, ठीक है। तो कह रहा कैसी इमेज चाहिए, मैग्नीफाइड चाहिए।
मैग्नीफाइड इमेज कब मिलती है? सब देखो, एक होता है हाईली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड को एनलार्ज बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इसी को एनलार्ज बोलते हैं। तो अगर मैग्नीफाइड है, यस नो क्या चाहिए, अगर मैग्नीफाइड है तो कुछ दिमाग लगाओ, कौन सा केस होता है? यस बोलो क्या सर, जब आपका ऑब्जेक्ट ना, जब आपका ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में होता है तो उस केस में मैग्नीफाइड इमेज बनती है बिहाइंड 2f2। परफेक्ट है। तो यहां पर लिखा है एट व्हाट डिस्टेंस, आप बोलोगे कि डिस्टेंस जो होगा, इस केस के लिए डिस्टेंस जो होगा वो आपका जो है f से, देखो ये ना आपका f से तो बड़ा होगा लेकिन 2f से आपका छोटा होगा, ठीक है, f से बड़ा होगा लेकिन 2f से, देखो f से बड़ा 2f से छोटा, ये पहले का आंसर। सेकंड क्या है, डिमिनिश चाहिए, अगर डिमिनिश चाहिए तो कहां रखोगे, 2f1 के पीछे, अगर 2f1 के पीछे होगा बिहाइंड 2f1 तो इमेज बनता है f2 और 2f2 के बीच में और आपकी डिमिनिश बनती है। आपका ये चेक कर सकते हो आप रे डायग्राम टेबल से। तो आप क्या बोलोगे इस केस के लिए, इस केस के रखोगे बच्चे ग्रेटर देन, बोल के आपका ग्रेटर देन 2f1, ग्रेटर देन आपका 2f। परफेक्ट है। तो u इज ग्रेटर देन 2f होगा और यहाँ पर जो u है वो कुछ ऐसा होगा और रे डायग्राम ड्रॉ करना है दोनों केस के लिए। तो ये काम मैं आपके पास छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर क्या करना है, ये जो ये है केस नंबर सेकंड, ये केस नंबर केस नंबर ये केस नंबर 4 है और ये जो है केस नंबर आपका सेकंड है। दोनों का रे डायग्राम ड्रॉ करोगे, दैट्स योर आंसर। बढ़ा जाए हाँ है ना, बढ़ते हैं। चलो क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ है। और बच्चा लोग अब आपके क्वेश्चन नंबर 18 से क्या चालू हो गए हैं, अब आपके सेक्शन बी चालू हो गए हैं। तो अब लपेटते हैं एक एक क्वेश्चन सेक्शन बी के जो सारे एमसीक्यूज हैं। यस, तो करते हैं आप सेक्शन बी के पहले क्वेश्चन को। When you add about 2 ml of acetic acid, एसिटिक एसिड से ऐसा लगता मानो सीबीएसई को प्यार है क्यों? बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, क्या कि 2 ml एसिटिक एसिड है टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर है एंड लीव द टेस्ट ट्यूब। ओके, मतलब आपके पास मुद्दा क्या है, एसिटिक एसिड और साथ में क्या बेटा आपके पास डिस्टिल्ड वाटर है, दोनों को मिक्स कर लो। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, बताओ एसिटिक एसिड जो कि एथेनॉइक एसिड ही तो है, बिकॉज ठीक है, तो एथेनॉइक एसिटिक एसिड में ना एथेनॉइक एसिड कुछ कंटेंट होता है। तो मुझे बताओ कि एसिटिक एसिड और जो डिस्टिल्ड वाटर है क्या दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं? अगर मिक्स हो जाएंगे तो दो सेपरेट लेयर तो बन ही नहीं सकते, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करते हैं। तो आंसर ये है कि सर कि वो दोनों आपके मिक्स हो जाते हैं। मिक्स अगर हो जाएंगे तो प्रेसिपिटेट बनने का सवाल ही नहीं है। अब आपका लेयर तो बनेगा ही नहीं, बनेगा नहीं। बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन में बी, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। क्या बात है, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। अ स्टूडेंट, ये अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या आपके पास अ स्टूडेंट एड्स अ few drops of ethanoic acid to test tube। आपके पास एक X टेस्ट ट्यूब है, एक Y है और एक आपका Z है, ठीक है। और यहाँ पर जो X है इसके पास क्या बेटा, यहाँ पर NaCl का एक्वेस सोल्यूशन है, डैम श्योर है। यहाँ पर क्या है, NaOH का है, इसका भी एक्वेस सोल्यूशन है। और यहाँ बच्चे क्या आपके पास यह सोडियम कार्बोनेट, बोलो क्या Na2CO3, इसका भी एक्वेस सोल्यूशन है। परफेक्ट है। यहाँ पर क्या ऐड किया बेटा, यहाँ पर ऐड किया आपने एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड है। सेम वही कहानी आपने यहाँ भी ऐड किया, आपने यहाँ भी ऐड किया और आपने यहाँ भी ऐड किया। कह रहा है कि नाउ इफ यू नाउ ब्रिंग्स अ बर्निंग स्प्लिंटर, और तीनों टेस्ट ट्यूब में एक बर्निंग स्प्लिंटर लेके आए, बर्न हो रहा था। और जैसे हमने ऐड किया तो बताओ किस टेस्ट ट्यूब में जो फ्लेम है वो बुझ जाएगा। आग को बुझा रहे हो, खुद सोचो कौन सी गैस होगी। सर डैम श्योर है CO2 गैस होगी, बिकॉज CO2 गैस आपके एक्सटिंग्विशर की तरह काम करती है। तो अब ऐसे रिएक्शन को याद करो जहां पर CO2 गैस बनता है तो कुछ याद आएगा। क्या याद आएगा? सर मिल गया कि जब भी किसी हम एसिड को मेटल के कार्बोनेट से, बोलो मेटल के कार्बोनेट से, या फिर सर बोलो क्या, या फिर आपके मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से भिड़वाते हैं, मेटल के कार्बोनेट या फिर मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से भिड़वाते हैं, क्या बनता है सर? बनता आपका सॉल्ट बनता है। सॉल्ट प्लस में CO2 प्लस में H2 है। अब कुछ याद है, देखो ये ऊपर से एसिड है, एसिड प्लस में मेटल का कार्बोनेट है, तो मुझे बताओ किस में बनेगा? सर डैम श्योर है यहां बनेगा। दैट्स योर आंसर, ओनली Z इज द परफेक्ट आंसर। मिल गया आपको आंसर, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, चलो क्या है। और ये रहा क्वेश्चन 20 आपके सामने। अ स्टूडेंट हैज ऑब्टेन्ड द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, प्लीज फोकस करो, इसका मतलब क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट है, कुछ कीवर्ड को ध्यान रखने पड़ेंगे। ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट है आपका एट इंफिनिटी। और किसकी मदद से बनाया गया है? आपकी इमेज ऑब्टेन हुई है कहां पर? किसके द्वारा? कॉन्केव है और इसकी फोकल लेंथ को आप निकाल रहे हो। खुद सोचो। और क्या इसके लिए ना आपने वेल इल्यूमिनेटेड, मतलब अच्छी लाइट है, रेड बिल्डिंग का इस्तेमाल किया है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है, कॉन्केव मिरर में, तो इमेज का बनने वाला इमेज का नेचर कैसा होता है? सर इमेज का नेचर होता है आपका रियल और साथ में इन्वर्टेड है और साथ में आपका हाईली डिमिनिश। परफेक्ट है, हाईली डिमिनिश होती है, ठीक है। और क्या कि बताओ कौन सा इमेज परफेक्ट है? यहाँ जो
पहला क्या, वर्चुअल तो हो ही नहीं सकता, काट दो, रियल का पार्टनर इरेक्ट होता ही नहीं है, बचा कौन सा, दैट्स योर आंसर, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश होगा, साथ में अगर रेड है तो रेड शेड में होगा, थोड़ा सा ना ऊपर नीचे होता है लेकिन रेड में ही होगा, यस या नो, दैट्स योर आंसर। बढ़ते हैं 21 की तरफ और ये क्वेश्चन आपके सामने। ओके ओके ठीक है, ये काफी देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन, प्लीज को फोकस करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अ स्टूडेंट हैज ऑब्टेन एन इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन टू डिटरमाइन द, किसका चेक, ये है आपका लेंस है। तो मतलब आपके पास ना देखो, आपके पास क्या है कि आपको फोकल लेंथ निकाला लेंस का, तो यहां पर आपके पास क्या है, आपने लेंस 1 लिया, लेंस 1 का आपने जो है स्क्रीन पर प्रिंट कर लिया, और सेम वही लेंस 2 में ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंट है, मतलब इंफिनिटी पर है। तो कॉन्वेक्स लेंस जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है, इमेज कहां बनाता है, उस तरफ, मतलब देखो ना इस तरफ, जो कि आपका इस तरफ बनाएगा, कहां पर, F2 में। परफेक्ट है, इतनी बात सबको पता है, इतनी बात सबको पता, हाँ है ना, यस सर पता है। आप मुझे बताओ कि हुआ क्या, देखो आपने इस केस में फोकल लेंथ F1 निकाल दिया, अब हुआ क्या, इस टीचर आफ्टर चेकिंग द इमेज gave him another lens of focal length f2 और उसे बोला गया and asked to focus the same object डिस्टेंस वही है, on the same screen। लेकिन ऐसा करने के लिए ध्यान देना, the student found that to obtain a sharp image he has to move the lens away from the screen। मतलब मान लीजिए क्या है, पहले केस में आपका ये लेंस था और ये आपका सपोज ये स्क्रीन था, समझ, स्क्रीन है, परफेक्ट है। दूसरे केस में क्या किया, सेम वही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सेम वही फिक्स है, और उस केस में आपका स्क्रीन लेंस ये रहा, और लेंस को स्क्रीन से दूर ले जाना पड़ा, कुछ ऐसा, परफेक्ट है। तो मुझे बताओ आपने क्या कर दिया, आपने सर देखो, आपने ये डिस्टेंस बढ़ा दिया और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इमेज यहीं बनेगा, तो आपने फोकल लेंथ को इंक्रीज कर दिया। तो मुझे बताओ F1 बड़ा कि F2 बड़ा, डैम श्योर सर F2 बड़ा, यस नो क्या है। और स्क्रीन जो है, सॉरी इमेज जो है स्क्रीन पे ओपन हो रही है, अगर स्क्रीन में ओपन हो रही है तो कैसा, रियल है। अब कॉनकेव लेंस हो और कॉन्वेक्स हो, कौन सा रियल इमेज बनाता है, तो आंसर क्या, कॉन्वेक्स है। तो दोनों ही कॉन्वेक्स है और F2 बड़ा है F1 से, दैट्स योर आंसर, कॉन्वेक्स एंड F1 और F2 कौन सा बड़ा है, आपका F2। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत मजा आ रहा है। चलो क्या है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, स्टडी द फॉलोइंग 4 एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स, फर्स्ट सेकंड इतना ज्यादा, टू ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यहां जाओ, ओके 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 ओके, यहाँ जाओ, ठीक है। आप बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर है क्या, आपके पास है यहाँ पर कुछ डाटा, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है। पहली बात क्या है, आपका जो इस केस में, चाहे ये सारे केस हो, ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में एंगल आई जो है, उसकी एक वैल्यू होती है बेस्ट रिजल्ट के लिए, क्या, 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में, परफेक्ट है, 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में। दूसरी बात बच्चे बोलो क्या है, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर एंगल आई, जो आपका एंगल आई की वैल्यू लगभग एंगल ई के बराबर होती है, और एंगल आई और जो एंगल ये उसकी वैल्यू आपका एंगल आर से बड़ा होता है। ये हम कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट आपके प्रीवियस ईयर में, ठीक है। अब बताओ इस केस में क्या है, तो हो ही नहीं सकता, क्यों, यहाँ पर 90 डिग्री है। और बच्चे यहाँ पर आ जाओ, अब बचे 3, 1 2 और 3, परफेक्ट है, परफेक्ट है कि नहीं, ऐसे क्या है। अब यहाँ चेक करना कौन सा बेस्ट रिजल्ट देगा। तो जी यहाँ पर है क्या, देखो इस वाले केस में हो गया, इस वाले केस को और इस वाले केस में आ जाओ। अब यहाँ पर जो P1 और जो P2 ये क्या आपके पिन्स है, ये क्या है, ये पिन्स है, पिन के बीच में ना, पिन के बीच में आपके 3 से 5 सेंटीमीटर गैप होना चाहिए। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका ये कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। अब बचा ये वाला ऑप्शन और आपका ये वाला ऑप्शन है। तो यहां पर जब आप स्कूल में जाओगे, जब एग्जाम पेपर दिया जाएगा तो आपके पास डी होगा। जब निकालोगे ना बेटा, तो यहां पर जो एंगल आई आएगा, मेजर करने का जो एंगल आई आएगा, जब मेजर करोगे तो उसकी जो रेंज है वो आपके एस के बीच में नहीं होगी, बेस्ट नहीं आ पाएगा। बचा कौन सा, ये वाला, यहाँ पर ये भी डिस्टेंस है ये, और यहाँ पर एंगल भी परफेक्ट है, 30 से 60 के बीच में ही है, एंड दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड है। आई नो ये क्वेश्चन कंफ्यूज किया होगा, लेकिन देखो क्या है, यहाँ पर ना देखो, यहां से और यहां से दोनों ही केस में, कौन सा आपका ये वाला केस और ये वाला केस, दोनों में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जो बेस्ट आएगा वो सेकंड में। क्यों, ये सारी कंडीशन अब अप्लाई हो रही है। इस क्वेश्चन फिर को सोच करना, नहीं आया मुझे कमेंट जरूर करना कि इससे दिक्कत हो रही है, नेक्स्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए उनको अलग से करा दूंगा, ठीक है। चलो 23 आपके सामने है, ओके ओके ओके, चलो ओके। अब आपके पास ये देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है तो जो इंसिडेंट रे है और जो आपकी एमर्जेंट रे, देखो यार इंसिडेंट रे ऐसे 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 ऐसे, इंसिडेंट रे और जो एमर्जेंट रे कैसी होती है, परपेंडिकुलर दिख रही है कि सर पैरेलल, तो सर साफ साफ ये दोनों कैसी होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर है, ये हमने पढ़ा भी हुआ है, एंड दैट्स योर आंसर, इंसिडेंट रे एंड आपके एमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इफ यस से यस सर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन 25 आपके सामने है। चलो 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 क्या, ठीक है, ओके। आपसे क्या बोला हुआ है, ये है क्या सर, ये रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म है, तो यहाँ पर कुछ एंगल्स होते हैं,
एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा है सर? एंगल ऑफ प्रिज्म मेरा ओ है, तो चाहिए तो ओ है, परफेक्ट है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में, नॉर्मल का नॉर्मल तो क्या है? नॉर्मल आपका बोलो कहां पर है? नॉर्मल आपका ये रहा, और ये रहा इंसिडेंट है, और इसी को बोलते हैं परफेक्ट है। एक्स हो गया, ये आपका एक्स आएगा। और ये क्या आपका एंगल ऑफ एमरजेंस, एंगल ऑफ एमरजेंस मतलब क्या है? ये रहा एमरजेंट रे और ये रहा नॉर्मल, इसी को बोलते हैं आपका एम, परफेक्ट है। तो आपका ये एम हो गया। ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन है। देखो क्या है, जाना चाहिए था ऐसे, चला गया ऐसे, तो एंगल जेड से मुड़ गया, जैसे जेड है, तो ओ एक्स एम जेड, ओ एक्स एम जेड, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। कितना सिंपल है। अ स्टूडेंट इज ऑब्जर्विंग द डायग्राम, करते 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 यहाँ जो चाहिए अभी पास चलो। ओके परफेक्ट है। आप मुझे बताओ, जब यहाँ पर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस करता है, यहाँ पर क्या बेटा, देखो यहाँ पर रेयर है और ये कैसा आपका डेंसर है, आपका रेयर है। तो पहले केस में जो ए और बी जो इंटरफेस है, लाइट कहां से कहां जा रहा है सर? आपका रेयर से डेंसर। अगर रेयर से डेंसर है तो कहां जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल? तो आपका आंसर होगा कि सर टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो ए बी इंटरफेस है जब एंटर कर रहा है तो उस केस में टुवर्ड्स द नॉर्मल जाता है। और सेम जो सेकंड केस है वो डेंसर से कहां रेयर है, डेंसर से अब कहां जाएगा? अवे जाएगा। तो आपसे वही पूछा हुआ है, तो अगर ध्यान से रीड करोगे देखो, टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हाइल एंटरिंग इनटू द प्रिज्म एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हाइल एमर्जिंग आउट है। कितना अच्छी बात है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट था। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए, परफेक्ट ना। देखो यहाँ क्या अवे है, नहीं गलत है, गलत है, और ये क्या, ये दोनों ही गलत है, क्या दोनों में टुवर्ड्स जाएगा, दैट्स अ रॉन्ग आंसर, ऑप्शन ए इज द परफेक्ट आंसर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आप मुझे एंगल ए, जिसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हो? अगर हाँ तो मुझे आंसर जरूर देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा 1 सेकंड चेक, ओके ओके ओके, यहाँ पर 1 सेकंड माय डियर, ओके परफेक्ट। चलो यहाँ जाओ। A student was asked by his teacher to find the image distance for various कर, ठीक है। तो आपके पास अच्छी कोई ऑब्जर्वेशन टेबल है, और यहाँ पर क्या बोला हुआ है, मुझे बताओ कौन सा सीरियल नंबर जो है वो आपका गलत है, कौन सा गलत है। देखो यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मतलब आपको सर यहाँ u दे रखा है, और ये इमेज डिस्टेंस है, v दे रखा है। तो चेक करना क्या, देखो आपके सामने टेबल है, ठीक है, यहाँ पर साइन कन्वेंशन खुद लेना होता है। स्टार्टिंग के ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, ये तो हमेशा ही नेगेटिव होता है। कन्वेक्स है, देखो कदे हिसाब से लिखा हुआ कॉन्वेक्स लेंस है। और यहाँ पर जो 5 केस है स्टार्टिंग के, यहाँ पर जो v आएगा कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। और जो लास्ट केस है उसके लिए v कैसा होता है, आपका नेगेटिव होता है। ध्यान रखना पड़ेगा और यहाँ यूज करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन दिया होता है साइन के साथ, यहाँ नहीं दिया हुआ है। अब यह कौन सा गलत है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है कि सर कैसे पता चले, कुछ आइडिया नहीं यहाँ पर। तो करना क्या बेटा, देखो एग्जाम्पल लेते हैं। आप ना इसको और इसको यूज करके क्या निकालो, फोकल लेंथ निकालो। तो आप क्या देखोगे कि इस वाले केस में, 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 सब में जो फोकल लेंथ है, 1 सेकंड मैंने थोड़ी गलती कर दी, 1 सेकंड, चलो 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 चलो, मुझे रबड़ का है, मेरी रबड़, ओके ये हटाओ 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 हटाओ, चलो मुझे चलो ये बच्चे बाबू रो रहे हैं हमारे, ठीक है। तो क्या अच्छा, हाँ तो इस केस में इस केस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में आपको जो फोकल लेंथ आएगा कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर है। आप चेक करें, एक काम करता हूं आपको, एक बताओ, ठीक है, क्या देखो ये u कितना आपका, u आपका है बोलो कितना, माइनस का 60 सेंटीमीटर। v बचे कितना, v बचे तो v कितना आपका, v आपका है बोलो क्या है, 15 सेंटीमीटर। ये प्लस है क्यों, बिकॉज मैंने कहा था नहीं प्लस होता ही माइनस होगा। करो 1 अपॉन v माइनस पे 1 अपॉन u इक्वल टू 1 बाय f है ना, यस नो, क्या है पुट करो, v कितना, v आपका है 15 है, माइनस में u कितना, माइनस का 60 है, इक्वल टू 1 बाय f है। सॉल्व करो, आपका 60 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कर दो ना। अब आएगा 4 प्लस में 1, दैट्स योर आंसर। मैं कहा था आपको चीज क्या, देखो f आ गया ना, f कितना है आपका 60/5, मतलब आपका प्लस का 12 सेंटीमीटर आ गया। तो यही होगा, देखो सब में कर सकते हो, इसमें भी कर लेना, इसमें कितना 12 आएगा। लेकिन जो इस वाले में ना, इस वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, थर्ड ऑब्जर्वेशन है, इसमें आपका f डिफरेंट आएगा। आप सॉल्व कर लेना, तो इसका आंसर क्या है, बी थर्ड परफेक्ट है। ठीक है, आपको हिंट लेना है, क्वेश्चंस को याद नहीं करने। जब भी ऐसा क्वेश्चन, अच्छा ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि ठीक है भैया फोकल लेंथ में गड़बड़ी हो सकती है, दैट्स योर आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, ठीक है। चलो चलो चलो, क्या है, आप खुद सोचो, आपसे क्या बोला हुआ है, आपसे बोला हुआ है कि आपको ना हाँ ठीक है, आपको कोई क्या है, ठीक है, फ्लेम है, उसकी आपको इमेज ओपन करनी है स्क्रीन पर। अगर स्क्रीन में इसकी इमेज ऑब्टेन करनी है तो कौन से रे डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोर देन वन मल्टीपल चॉइस, हमारा मोर देन वन का एक आंसर है। तो आप बताओ, स्क्रीन पे ऑप्टेन है तो रियल की वर्चुअल, तो आंसर क्या रियल है। तो रियल इमेज कैसे बनती है बेटा, कि आपकी जो रेस ऑफ लाइट है वो एक्चुअल में मीट करती है कि अपीयर टू मीट करती है। तो आपका आंसर होना चाहिए सर एक्चुअल मीट करती है। तो यहां पर परफेक्ट है,
यहां पर देखो इसे एक्स्ट्रापोलेट किया गया है, जो एक्स्ट्रा ये तो वैसे ही गलत, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्स नहीं करता, ये तो वैसे ही गलत है, छोड़ो। और ये परफेक्ट है। और यहां वाले केस में क्या आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर देखो फोकस की तरफ आ रहे हैं तो ठीक है, कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस की तरफ आती है तो आपका टकराने के बाद रिफ्रैक्शन के बाद तो पैरेलल हो गई, ये परफेक्ट है। लेकिन बच्चे साफ साफ बोलोगे स्क्रीन पे ऑप्ट इन करनी है। अगर स्क्रीन पे ऑप्ट इन करनी है तो आपका ये जब पीछे एक्स्ट्रापोलेट किया गया है, जब भी एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। क्या आपको वर्चुअल इमेज बनानी है तो आंसर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए फर्स्ट और थर्ड इज द परफेक्ट आंसर। क्या बात है, क्या बात है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ है। कितना अच्छा है। आपसे क्या बोला हुआ है, आपको बाइंडरी फीचर इन अमीबा में करेक्टली अरेंज करना है। तो खुद देखो पहला कौन सा होगा, सर ये रहा फर्स्ट स्टेप है तो ये फर्स्ट होगा। देन क्या होगा, इसके देखो ये मान लो क्या इसको 1 लिखता है 1। देन कौन सा आपका बोलो क्या, हाँ ये 2। देन बच्चे आपका 3, देन आपका 4 और आपका 5 है। अच्छा हो गया अरेंज। इसी को करेक्ट सीक्वेंस अरेंज करना था, मतलब फर्स्ट थर्ड को दिख गया, फर्स्ट थर्ड, देन आपका फोर्थ, फिर हाँ मिल गया बेटा, मिल गया। दैट्स योर आंसर ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल है। बाइंडरी फीचर अमीबा जो कि असेक्सुअल के अंदर आता है, एक सिंगल पेरेंट से 2 प्रोजेनी बन जाते हैं डॉटर सेल से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्या बोला हुआ है, कौन से फिगर में बर्डिंग इन ईस्ट को दिखाया जा रहा है। क्या इसमें है, यस सर चेन ऑफ बर्ड्स। इसमें है, यस सर चेन ऑफ बर्ड्स। इसमें है, यस सर। लेकिन इस वाले केस में क्या हो गया, अलग अलग हो गए हैं। तो सर ये तो कुछ मल्टीपल फिजन नजर आ रहा है, तो ये गलत है, मल्टीपल फिजन है। बच्चे तो कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, दैट्स योर आंसर। यस क्या है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तालियां क्यों बजा रहे हैं सर। सीबीएसई का 2014 कंप्लीट हो चुका है। यस या नो, से लाउडली यस। तो 2011 खत्म, 12 खत्म, 13 खत्म, 14 भी आज हो गया। अब चलो देखो एक बात बहुत क्लियर है, ये आपको सेट 1 दिख रहा होगा, तो सर सेट 2 और सेट 3 का है। बच्चा पढ़िए देखो, सेट 2 और सेट 3 में भी क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो लगभग सेम होते हैं। तो सेट 2 में आपके 7 क्वेश्चंस अलग थे और सेट 3 में आपके 4 क्वेश्चंस अलग है। तो जब मैं इसकी पीडीएफ दूंगा ना, तो वहां पर सेट 2 और सेट 3 के क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दूंगा जो कि अलग है। तो जो आप करोगे ना, इससे आपको लगभग वो भी कर लोगे। 7 4 11, ऐसा समझ लो कि 11 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। एंड वन मोर थिंग, बी ऑनेस्ट कि अगर आपसे नहीं होंगे ना तो मुझसे टेलीग्राम पर या कमेंट सेक्शन में बोल देना कि सर ये क्वेश्चन भी करा दीजिए, हमसे नहीं हो पा रहा। लेकिन करना आपको जरूर है। परफेक्ट है, कोई चीज मिस नहीं करनी, कोई भी चीज मिस नहीं करनी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करना, लेकिन बताना जरूर कि क्या आपके फीडबैक है। देन बच्चे क्या आपके पास है, यस अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में क्या है, सबका भला करना है, सबका भला करना है। आपके जैसे दोस्त यार हैं उन सभी को वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। बाकी थैंक यू सो मच, मजा आ गया बहुत। कोई भी डाउट होगा जरूर पूछना, और इसकी जो पीडीएफ है वो ज्ञानीकीड़ा के एप्लीकेशन पे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वहां से मिल जाएगी। अब मिलेंगे आपसे 2015 पे, जहां पर लपेटेंगे सारे सेट को। तब तक के लिए हरे कृष्णा। तो इस तरीके से हमने ओवर किया सीबीएसई के 2014 के सेट को। और सेट 1, सेट 2, सेट 3 सारे क्वेश्चन सेम थे, कुछ अलग थे। जो अलग थे मैं उसे पीडीएफ में इंक्लूड करूंगा। तो आपकी जिम्मेदारी है कि इसको कंप्लीट करने के बाद जो 7 + 4 11 क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे हैं, उनको जरूर करना। अगर उसमें भी दिक्कत आएगी ना, कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में अलग से मैं उन क्वेश्चन को भी करा दूंगा। देखो हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहेगी, बस आपको मेहनत करनी है और सीबीएसई में परफॉर्म करना है और सबके नाम को आगे बढ़ाना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।